नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। आज ही की क्लास में आधुनिक भारतीय इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत को स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई तो उस समय यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। यूके का मतलब इंग्लैंड या ब्रिटेन में उस समय किसकी सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अभी आपने जाना कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। क्लियर? अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज सष्टम था। कौन था? जॉर्ज सष्टम। और प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। क्लियर? अब देखिए, क्लीमेंट एटली का अगर शासनकाल देखें तो इसका काल था 1945 से 1951 तक। 1945 से 1951 तक। देखिए, यहां पर भारत की स्वतंत्रता की बात हो रही है तो क्लीमेंट एटली के बारे में एक बात याद रखिएगा कि क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को, कब? 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके भारत को छोड़ देंगे। क्लियर? तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो आपका जवाब होगा क्लीमेंट एटली ने। और वो कब, कौन सा दिन था? 20 फरवरी 1947 को। और क्लीमेंट एटली ने कहा हाउस ऑफ कॉमन्स में कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत में उत्तरदायी लोगों को सत्ता का हस्तांतरण करके भारत को छोड़ देंगे। यहां पर एक प्रश्न और बनता है, आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये स्टेटमेंट किसका था? तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी क्लीमेंट एटली का है। यानी क्लीमेंट एटली ने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा इसका एक क्रम देखिए। ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, इन्होंने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव पारित हुआ कब? 4 जुलाई 1947 को। क्लियर? तो याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के संबंधित जो ये अधिनियम है 1947, ये एटली के द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ था। क्लियर? और उसके बाद ये प्रभावी कब से हुआ? तो याद रखेंगे, 18 जुलाई 1947 को ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्लीमेंट एटली है, ये जब आए तो इन्होंने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था। यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 4 में, कि भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? यानी जो 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी, उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। मैंने अभी आपको बताया था कि एटली के आने के बाद इसने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया और भारत के वायसराय बनते ही माउंटबेटन ने यह सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया उसको तेज किया और इसके द्वारा जो योजना बनाई गई उसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो याद रखेंगे, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने के लिए जो योजना बनी उसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा, ये जो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना है, इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर 3 जून 1947 को हुई। कब हुई? 3 जून 1947 को। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प से हो जाएगा। माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि, यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एट लास्ट 1947 में देश के विभाजन के लिए सहमत हुई, उसके पीछे रीजन क्या था। तो यहां पर देखिए, पहला लिखा है उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, यह तो बिल्कुल गलत है। दूसरा करा कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निसहाय थी, यह भी गलत है। अगला करा कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे, यह विकल्प बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के विभाजन को जो स्वीकार किया या उस पर जो सहमति दी, उसके पीछे का मूल कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे के होने से बचना चाहती थी। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था। तो याद रखिएगा, गांधी जी का ऐसा मानना था कि देश का बंटवारा न हो, अगर इसके एवज में जो मुस्लिम लीग है उसके नेता जिन्ना को अगर सत्ता देनी हो तो सरकार की चाबी जिन्ना के हाथों में दे दी जाए और जो सांप्रदायिक दंगे उनको रोका जा सके और विभाजन भी रुक जाए। क्लियर है? तो इसलिए गांधी जी ने माउंटबेटन को जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, इस प्रकार का सुझाव दिया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आप देख रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, इस प्रकार का सुझाव दिया था गांधी जी ने माउंटबेटन को, ताकि दो चीजें हों। पहली बात, एक तो जो उस समय सांप्रदायिक दंगे था उससे बचा जा सके, और दूसरी बात कि भारत में विभाजन न हो। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो याद रखिएगा, ये जो रेडक्लिफ समिति थी इसकी नियुक्ति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए की गई थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प से हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति गठित की गई थी। और उनका नाम क्या था जो इस समिति के अध्यक्ष थे? तो उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सिरिल रेडक्लिफ। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहली बात तो इस प्रश्न से ही आपको एक फैक्ट पता चल रहा है कि जो कांग्रेस ने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया था वो कब किया था? तो 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, पहली बात। अब दूसरी बात, ये जो 1947 का दिल्ली अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा, आचार्य जेबी कृपलानी ने जून 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर? अब देखिए, यहां से भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, यानी भारत के विभाजन का ये जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ वो तो किसी ने ही पेश किया होगा ना दिल्ली अधिवेशन में। तो वो प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा, ये जो विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 के दिल्ली अधिवेशन में प्रस्तुत किया था वो किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। और इस पे समर्थन किसने किया था? तो इसका समर्थन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जून 1947 के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे स्वीकार किया, समर्थन दिया अपना। अब देखिए, एक प्रश्न और बनता है, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। तो याद रखिएगा, भारत विभाजन के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिनको आप सीमांत खां के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ में मतदान दिया था। देखिए, जो भी मैं फैक्ट अतिरिक्त आपको कोरिलेट करा रहा हूं, ये सभी फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से आप कोई भी फैक्ट गलत करते हैं तो ये आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए मैं किसी लाग लपेट में नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये सीधा है कि आप गिव अप कर रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, सीमांत खां जिनको कहा जाता है, उन्होंने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान दिया था। इसमें एक नाम और आपको ध्यान रखना है, ये जो भारत विभाजन प्रस्ताव था इसके एक और प्रबल विरोधी थे। वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, इन्होंने भारत विभाजन प्रस्ताव के पारित होने को कहा कि ये राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। यानी जब भारत विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का यह कहना था कि राष्ट्रवाद ने संप्रदायवाद के पक्ष में अपना समर्पण कर दिया। क्लियर है? और आगे चल के आप देखेंगे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का मतभेद बढ़ता है और वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगले प्रश्न में हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 10।
आपसे पूछा जा रहा है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो याद रखिएगा, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में जो सत्ता ग्रहण की वो किसने की थी? वो की थी संविधान सभा ने। किसने की थी? संविधान सभा ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? तो याद रखिएगा, जो 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का जो गीत गाया गया, जिसको आप कहते हैं हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन, ये गाया था सुचेता कृपलानी ने। किसने गाया था? सुचेता कृपलानी ने। प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो अलग अलग जगह पर इसमें अलग अलग आपको तथ्य मिलेंगे। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2010 के अलावा अन्य आयोगों में भी पूछा गया। यह प्रश्न रेलवे में भी पूछा गया अभी हाल ही में। उसमें रेलवे ने इसका सही आंसर दिया था एमएस सुबुलक्ष्मी। अगर आप ऑथेंटिक स्रोतों को देखेंगे तो उसमें आपको यह स्पष्ट होगा कि सुचेता कृपलानी के ही नेतृत्व में ये उस रात में हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन को गाया गया था। क्लियर? तो इसलिए प्रश्न संख्या 11 का यहां पर सी विकल्प सही होगा, सुचेता कृपलानी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहां पर यह पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी अभी आपने ये पढ़ा था कि जो भारत विभाजन की चर्चा हो रही थी या जो इसका जो योजना था उसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि माउंटबेटन ही उस समय गवर्नर जनरल था जब ये विभाजन और इसकी प्रक्रिया चल रही थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अब देखिए यहां पर प्रश्न को पूछने का तरीका बदला, यहां पर भारतीय शब्द को ऐड कर दिया गया। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए यह बात सही है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 1948 में ये सी राजगोपालचारी भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं और ये 1948 से 1950 तक ये भारतीय गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालचारी। और अगर हम आगे का भी कुछ तथ्य जोड़ लें सी राजगोपालचारी से संबंधित, तो याद रखिएगा 1952 से लेकर 1954 तक ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। क्लियर है? याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद याद रखिएगा 1959 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। किसने? सी राजगोपालचारी ने। क्लियर है? तो सी राजगोपालचारी साहब के बारे में ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। ये 1952 से लेकर 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। यहां पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इनको जो प्रथम विधि मंत्री बनाया गया बी आर अम्बेडकर साहब को, इसका सुझाव दिया था गांधी जी ने। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन से नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुए? तो याद रखिएगा, जो नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुए वो थे महात्मा गांधी। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो उस समय बंगाल के नोआखली में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनको शांत कराने में लगे हुए थे, इसलिए वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 15 का आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो आपको याद है 1930 में इसी तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। क्लियर? इसीलिए कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि जो संविधान लागू होगा वो कब होगा? 26 जनवरी 1950 को होगा। क्यों? क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। क्लियर? और इसीलिए आप सभी जानते भी हैं कि नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्लियर? और उसे अंगीकृत भी कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूर्ण रूप से जब लागू किया गया तो वो तिथि थी 26 जनवरी 1950। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा।
अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखिएगा जो उस समय की रियासतें थी उनका जो विलय हो रहा था वो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंबित किया, उनके नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये जो 3 रियासत जिन्होंने विलंब किया भारत में शामिल होने में वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो यहां पर प्रश्न संख्या आपका 18 का बी विकल्प आंसर हो जाएगा। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने में विलंब किया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी? तो याद रखिएगा भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था ये माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि जो भारत विभाजन योजना थी उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपने कहा था माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और ये माउंटबेटन योजना कब आई थी? ये तिथि भी आपसे पूछी गई थी। तो आपने कहा था कि माउंटबेटन योजना की जो घोषणा है वो 3 जून 1947 को हुई थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 20 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जब नवंबर 1946 में मेरठ का अधिवेशन हुआ था तभी जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्लियर? यहां पर जेबी कृपलानी साहब के बारे में एक तथ्य और आप याद रखिएगा कि मैंने जैसा अभी बताया कि नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। इन्होंने नवंबर 1947 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। क्लियर है? और जब इन्होंने त्यागपत्र दिया जेबी कृपलानी साहब ने तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? उसके बाद अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। अगर हम यहां पर कुछ और आगे अध्यक्ष की बात कर लें तो याद रखिएगा 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में और 1948 के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछी जाए तो आपका जवाब होगा पट्टाभी सीतारमैया ने 1948 के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर? इसी प्रकार अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी तो याद रखिएगा 1950 के कांग्रेस के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि 51 से जवाहरलाल नेहरू आपके अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कभी नहीं सम्मिलित हुए? तो ये देखिए फिर से प्रश्न रिपीट किया गया। मैंने आपसे बताया था कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति का जो ये समारोह चल रहा था उसमें शामिल नहीं हुए थे। उसके पीछे कारण यह था कि बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनको शांत कराने में लगे हुए थे महात्मा गांधी, इसीलिए वो समारोह में उपस्थित नहीं हुए। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? यानी जब स्वतंत्रता मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने इनकी नियुक्ति तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने की। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प से हो जाएगा। इस पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसका कथन था? तो याद रखिएगा यह कहना कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कहा था आर कोपलैंड ने। किसने कहा था? आर कोपलैंड ने। तो याद रखेंगे आर कोपलैंड का यह स्टेटमेंट था कि भारतीय राष्ट्रवाद जो था वो ब्रिटिश राज का शिशु था। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या आपका 23 का बी विकल्प आंसर हो जाएगा। यह स्टेटमेंट था आर कोपलैंड का। किसका? आर कोपलैंड। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट दिया था किसने? के एम पडिक्कर साहब ने। के एम पडिक्कर साहब ने कहा कि ब्रिटिश राज की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि देखें और सबसे महत्वपूर्ण वो था भारत का एकीकरण करना। क्लियर? ये किसका स्टेटमेंट था? के एम पडिक्कर का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। के एम पडिक्कर ने कहा ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भारत का एकीकरण था। प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? अब देखिए अंग्रेजी महाराज यानी अंग्रेजी राजा के बारे में पूछ रहा है
और अभी हम लोग जब इस बात को चर्चा कर रहे थे कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो आपने कहा लेबर पार्टी की। फिर यह चर्चा हुई कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपने कहा कि क्लीमेंट एटली था और इसका शासनकाल 1945 से 1951 तक था। तो उसी समय इस बात की भी चर्चा हुई थी कि स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी राजा कौन था। यहां पर लिखा अंग्रेजी महाराज, तो यहां पर ब्रिटिश राजा कौन था, जॉर्ज षष्ठम। तो यहां पर प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कैसे प्रश्न को कोरिलेट कराया जाता है और वो प्रश्न पूछा भी जाता है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 यहां पर यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि कारण में कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो ये भी बात यहां पर सही है। क्लियर। तो ये बात सही है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे और इस बात को लेकर एक स्टेटमेंट भी हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया था। किसने? क्रिप्स ने। उन्होंने कहा हम लोगों के पास ये एक विकल्प था कि अगर हम फोर्सफुली चाहते तो वहां पर हम तैनात रहते, लेकिन इस बात की इजाजत हमें ब्रिटेन की जनता नहीं देती क्योंकि हमारे पहले ही जनशक्ति जो है कमी थी। क्लियर। तो यहां पर इस बात से स्पष्ट हो रहा है इस स्टेटमेंट के, क्रिप्स के स्टेटमेंट से जो कि उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया था, यह बात स्पष्ट हो रही है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हुए थे और ये कुछ कारण था सभी मिलजुल कर कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता दे दी थी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 26 में विकल्प ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और यहां पर सही व्याख्या भी हो रही है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। यहां पर देखिए कथन में कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। तो देखिए स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए अभी हमने आपको पीछे इस बात को एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटिश की संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तावित किया गया था और फिर उसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने जो अपनी जिम्मेदारी है वो क्या कर दी, सौंप दी। ठीक है। तो यहां पर यह कहना कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश की प्रभुता बनी रही, यह स्टेटमेंट गलत है। कारण में कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की, यह स्टेटमेंट सही है। क्योंकि अभी आप पढ़ भी चुके हैं, आपने ये पढ़ा था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और आपने ये भी पढ़ा था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ही नियुक्ति की थी। यानी यहां पर यह कथन सही है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की ही नियुक्ति से ये शासक हुए थे। तो यहां पर आपका कारण में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये तो सही है, लेकिन कथन में लिखा हुआ स्टेटमेंट गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए गलत है और आर सही है। आइए देखते हैं, ए गलत है और आर सही है। इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। अब आप देख रहे हैं कथन और कारण संबंधी जो प्रश्न है उसको आप बहुत आसानी से कर ले जा रहे हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। कथन में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। क्लियर है। तो यह भी बात सही है, यह बात तो सही है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना का मतलब क्या है, भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव। और अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछ लूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये जो विभाजन का प्रस्ताव है इसको कब स्वीकृति दी गई थी, इस पे हम लोगों ने डिटेल चर्चा भी की थी। तो आपने ये बताया था कि 15 जून 1947 को कांग्रेस की जो महासमिति है दिल्ली में, उसी के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि उस समय जब जून 1947 में दिल्ली ये कांग्रेस की महासमिति की जो बैठक थी उस समय अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और आपसे यह भी चर्चा हुई थी कि जो विभाजन का प्रस्ताव रखा था वो गोविंद बल्लभ पंत ने रखा था और इस प्रस्ताव पर अपनी जो समर्थन व्यक्त किया था वो किसने किया था, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ने। क्लियर। और यहां पर यह भी चर्चा हुई थी कि जो भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था वो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो ये सभी बातें इस बात से साबित कर रही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। तो यहां पर आपका कथन तो सही हो गया ना। कारण में लिख रहा है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, यह बात गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने वाले मुस्लिम लीग के जिन्ना थे। क्लियर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कथन यानी ए सही है लेकिन कारण यानी आर गलत है। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। इस आधार पर यहां पर प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए प्रश्न संख्या 29 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन परिषद बनी थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए थे। क्लियर है।
तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर 2 और 3 यानी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये लोग कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली भारतीय परिषद में शामिल हुए थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 29 में यहां पर 2 और 3 सही होगा। क्लियर है? आइए हम लोग विकल्प को देखते हैं। यहां पर देखिए 2 और 3 यहां पर विकल्प बी में दिया गया है, तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 29 का आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। बी विकल्प यहां पर सही है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास का एक पक्ष आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में भी देख चुके हैं। क्लियर? तो इससे कई बातें तो आप परिचित भी हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। क्लियर है? तो आप सभी जानते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 1773 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1773। इसीलिए कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773 का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रावधान थे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे मैं क्रमशः कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को आपको बता देता हूं। जैसे 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए पारित किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के ऊपर एक शिकंजा कसने, या इस तरह भी पूछ सकता है कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था। तो आपका जवाब क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी बात आप याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बंबई को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। क्लियर है? यह भी बात ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। और इसी प्रकार बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत याद रखेंगे। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, याद रखिएगा, एक सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई कलकत्ता में वो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब देखिए ये प्रश्न बन गया। यहां पर क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी किस प्रावधान के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आपका जवाब होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अगर मैं प्रश्न आपसे ये पूछूं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तब आपका जवाब होगा 1774 में। क्लियर है? आप सभी को यह पता है कि जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था इसमें थी। और जो मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब? तो देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया। और आप ये देख रहे हैं कि विकल्प में आपके 1813 भी लिखा हुआ है और 1833 भी लिखा है। अब जरा इन दोनों के अंतर को आप समझिए। अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त किया गया वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन यहां पर कुछ क्षेत्र में एक्सेप्शन यानी कुछ छूट दी गई थी। जैसे चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार में छूट थी। क्लियर है? किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका जवाब होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने होंगे। क्लियर है? ये किसके तहत निश्चित किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो याद रखिएगा, भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का जो सृजन किया गया वो किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो आपका जवाब होगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। याद रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कार्यपालिका और विधायी शक्ति को पृथक करके एक निश्चित तौर पर एक कदम आगे बढ़ाया गया और भारत में पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। अब देखिए 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे
1853 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड और उनके जो पदाधिकारी थे उनके वेतन का तो निश्चय सरकार करेगी, इस तरह का प्रावधान था, लेकिन कंपनी धन देगी। ये जो प्रावधान था ये किसमें था? 1853 के चार्टर में। यानी 1853 के चार्टर में कहा गया कि नियंत्रण बोर्ड और उनके पदाधिकारियों का वेतन का निश्चय करने का काम सरकार का, लेकिन कंपनी धन देगी। क्लियर? और इसी 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि डायरेक्टरों की जो संख्या है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। क्लियर है? और इसमें से जो 6 हैं वो क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। क्लियर? तो ये सभी बातें किसके तहत है? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर? तो इसलिए ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अगला चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज अर्थात आईसीएस को आयोजित करने हेतु सहमत हुई? तो याद रखिएगा वो ईयर कौन था? वो सन था 1922 का। क्लियर है? वो सन कौन था? 1922। क्लियर है? याद रखिएगा ये मॉन्टेग्यू के समय का रिकमेंडेशन था जिस पर सहमति बनी 1922 में, और 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड के साथ भारत में भी आयोजित होने लगी। क्लियर है? और इसके पहले क्या होता था? इसके पहले केवल इंग्लैंड में ही आयोजित होती थी, लेकिन 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित होने लगी। क्लियर है? और फिर 1922 के आगे देखेंगे आप तो 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। उसके थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो जो 1935 का अधिनियम था इसी के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यानी जो 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, अब 1935 के अधिनियम के तहत ये जो लोक सेवा आयोग था ये संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में गठित हुआ। क्लियर? तो ये सभी प्रावधान आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। क्लियर? तो याद रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अगर स्थापना पूछी जाए तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो याद रखिएगा अगर हम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करें तो यह किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। यानी हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। क्लियर है? और ये जो अध्यादेश था ये आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकता था। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का आपका बी विकल्प से हो जाएगा। गवर्नर जनरल को भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगर मैं यहीं पर एक बात आपसे पूछ लूं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये आप जानते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत है। ये प्रावधान कहां से प्रेरित है? तो याद रखिएगा ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्लियर है? यानी जो वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, लेकिन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो किससे थी? तो वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत थी। क्लियर? याद रखिएगा अगर हम लोग बात ही कर ही रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की तो जरा इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इस भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति भी मिली थी। यानी वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति मिली थी। इसी के तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा अगर हम बात करें विधानमंडलों के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति तो ये मिली थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। क्लियर? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प से हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी। बहस करने की शक्ति 1892 में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो देखिए परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की अगर बात की जाएगी तो यह भी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प। क्लियर? तो दोनों बातें याद रखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधानमंडलों के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोगों ने जो ये 1861 का ये जो अभी पढ़ा था, उसी समय 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। क्लियर। और इसी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ही 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। 1861 के, क्लियर, 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा स्थापना कब हुई? 1862 में। कहां पर? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, क्योंकि उस समय भारत सचिव जो थे वो कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू। क्लियर। तो इसीलिए 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को उस समय के भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, द्वैत शासन का जो जनक है वो सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। किसको? सर लियोनेल कर्टिस को। देखिए, ये जो सर लियोनेल कर्टिस थे, इन्हीं के सुझाव पर भारत शासन अधिनियम 1919 को बनाया गया। यानी लियोनेल कर्टिस जो थे, ये द्वैत शासन के इसीलिए जनक कहे जाते हैं क्योंकि उनके विचार द्वैत शासन संबंधी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? तो याद रखिएगा, जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू था। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और इस भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मॉन्टेग्यू हैं ये भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड है ये उस समय वायसराय थे। क्लियर। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो देखिए, मैंने अभी आपको कोरिलेट किया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और ये किसके संबंधी सुधार था? तो याद रखेंगे, ये संबंधित था किसके? संवैधानिक सुधार संबंधित था। किससे संबंधित था? संवैधानिक सुधार। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प से हो जाएगा। संवैधानिक सुधार से संबंधित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो याद रखिएगा, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये यहां पर जो नाम दिए गए इसमें से साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ये जो भारत सरकार अधिनियम था, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ गोलमेज सम्मेलन या जो अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र था, इन सभी के आधार पर 1935 के भारत शासन अधिनियम को बनाया गया था। यानी ये सभी जो तथ्य हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार बने थे। कौन कौन? साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र। क्लियर। तो ये बात आप पूरी ध्यान में रखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी क्या? तो देखिए, 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसने क्या समाप्त किया था? तो उसने प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त किया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो प्रश्न संख्या 16 में बी विकल्प है लिखा है प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। तो याद रखेंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। और अभी हम लोगों की चर्चा हुई थी कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। तो आपने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। और हटाया कब गया? ये हटाया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यानी जो भारत शासन अधिनियम है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहां पर पहला लिखा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 17 का ए ही विकल्प सही हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी इसके ज्यादातर प्रावधान को भारतीय संविधान में लिया गया है, इसीलिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने
1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि जो 1935 का अधिनियम है ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। यानी ऐसी कार जो कि बिना इंजन के है लेकिन उसमें ब्रेक है। ये किसने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में? तो याद रखिएगा ये कमेंट किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प से हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कहा कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? तो याद रखिएगा गुलामी का अधिकार पत्र हो या दास्ता का आज्ञा पत्र लिखा हो, ये सभी बातें किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा कि ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं है, इसे गुलामी का अधिकार कहा, दास्ता का आज्ञा पत्र कहा। इस प्रकार की बातों को कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित जो संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की थी? तो याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। किसको प्राप्त थी? गवर्नर जनरल को। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 20 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में आपको यहां पर सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहां से निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे। पहला लिखा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। अब देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना आपने नहीं पढ़ा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। क्लियर? तो यहां पर आप नियंत्रण परिषद की स्थापना किससे कोरिलेट कर लेंगे? पीट का भारतीय अधिनियम 1784 या इसी को इंग्लिश में कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं एक को आप किससे सुमेलित कर रहे हैं? दूसरे के साथ। क्लियर? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी अभी आप पढ़ चुके हैं। आप ये पढ़ चुके हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो इसलिए आप क्या करेंगे? बी को किससे सुमेलित कर देंगे? पहले के साथ। ये नियामक अधिनियम 1773, इसका इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहां पर बी का जो है ये पहला आप सुमेलित कर देंगे। क्लियर है? जिसमें आपने पढ़ा था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और आपको मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था वो प्रावधान अगर पूछा जाएगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी तब आपका जवाब होगा 1774 में। क्लियर है? अगला देखिए लिखा है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। देखिए ये जो ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली, मतलब उनको आने की, उनको बसने की, उनको कार्य करने की जो अनुमति मिली वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 1813 के तहत और क्या बात आपने पढ़ा था? आपने ये भी पढ़ा था कि जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन इसमें कुछ छूट थी। किस पर? चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर। क्लियर? फिर उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो वाणिज्यिक एकाधिकार था वो पूरा सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया, उनके पास केवल राजनीतिक कार्य बचे थे। यहां पर 1813 में आपने अभी पढ़ा कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और कार्य करने की अनुमति भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिला। यहां पर एक बात और आप इंक्लूड कर लीजिए, तो ये 1813 जो कमोबेश जो मूल बातें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है इसी के द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी मिला था। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। यह भी प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा गया। फिर यह भी प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए का जो वार्षिक खर्च करने का प्रावधान है ये किसके तहत? तो याद रखिएगा ये भी चार्टर 1813 के तहत। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किसके तहत है? तो देखिए कानूनी सदस्य का जो प्रावधान है वो यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें कानूनी सदस्य के तौर पर चौथे सदस्य को जो सम्मिलित करने का प्रावधान है वो इसी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत है। क्लियर? तो यहां पर आप डी को किससे सुमेलित करेंगे? चौथे के तहत। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के तौर पर चौथे सदस्य की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो किसके तहत? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। लेकिन इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये जो चौथा सदस्य रखना था कानूनी सदस्य, ये सदस्य भारतीय नहीं होगा, अंग्रेज होना था। और इसी के तहत सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसको? मैकाले को। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डी जो है ये चौथे से कोरिलेट हो जाएगा। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 1833 के इस चार्टर अधिनियम के तहत, इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत अभी आपने देखा कि कंपनी का जो संपूर्ण वाणिज्यिक अधिकार था वो समाप्त हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल भी इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अगला देखिए, तो यहां पर कोड क्या बन रहा है? 2134
3 4, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। यह है प्रश्न संख्या 22। इसमें कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जो कथन सही हो उनको फाइंड आउट करिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित या उत्सादित कर दिया गया। क्लियर है, उत्सादित कर दिया गया। अब देखिए जरा, कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था उसे 1853 के चार्टर एक्ट से हटाया गया, जो कि सरासर गलत है। अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये किसके तहत हटाया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया, लेकिन इसमें 2 एग्जेम्पशन थे, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, जिसे पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हटाया गया। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, आपने 1857 की क्रांति के बाद इन सभी बातों को उस समय कोरिलेट किया है और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इन पर मैंने डिटेल में चर्चा की है। और जब आप लोग चर्चा कर रहे थे राज्य व्यवस्था में भी, तो वहां पर भी इस पर चर्चा हुई है। क्लियर है? तो देखिए, ये जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। और जो आपका शासन था, ये भारत की जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। क्लियर है? और ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। यहां पर 1858 के अधिनियम के तहत एक बात और याद रखिएगा, इसी 1858 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों का समस्त जो अधिकार है वो भारत सचिव को सौंप दिया गया था। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 22 है, इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर प्रश्न संख्या 23 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो देखिए, अगर हम द्वैत शासन सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि प्रांतों में जो विषय है वो 2 प्रवर्गों में विभाजित हैं। एक है आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित विषय। क्लियर है? यही मतलब है द्वैत शासन सिद्धांत का। तो यहां पर आप देखिए, ये क्या बात है, यहां पर कौन सा विकल्प है? हाँ, यहां देखिए डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है? प्रत्यायोजित वर्गों विषय, जो भी प्रांत में विषय हैं उनको 2 प्रवर्गों में विभाजित करना, एक है आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित। इसी को कहते हैं द्वैत सिद्धांत। ठीक है? तो यहां पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का। क्लियर? आइए हम लोग प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 जो है वो कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ भारत का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय ही रही। अब देखिए, ये बात क्या है? ये बात तो गलत है ना, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का जो ढांचा है और उसकी जो विशेषताएं हैं वो एकात्मक और केंद्रीय रहे। ये कैसे गलत है, जरा इसको समझिए। आप सभी को यह पता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके तहत जो प्रशासन के विषय थे इनको 2 भागों में बांटा गया था। एक बनी थी केंद्रीय सूची और दूसरी बनी थी राज्य सूची। आपको यह भी पता है कि केंद्र सूची में उसमें 47 विषय थे और राज्य सूची में 50 विषय थे। क्लियर है? और इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार होगा कि वो केंद्र की सूची के विषय को राज्य महत्व के लिए घोषित कर सकता है और उस पर राज्य की विधान परिषद कानून बना सकती है। ठीक इसी प्रकार से राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल दे सकते हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1919 में जो शासन का ढांचा है उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय हो गई थी? तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कथन में। कारण में कहा जा रहा है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो ये बात यहाँ पर सही है, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि जो केंद्र सूची थी उसमें 47 विषय और जो राज्य सूची थी उसमें 50 विषय शामिल था। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 24 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का 2 वर्गों में विभाजन था। अभी देखिए सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा गया था, यही जो स्टेटमेंट लिखा है सीधे सीधे एक प्रश्न में पूछा गया था कि क्या पूछा गया था वहां पर? यह पूछा गया था कि द्वैत शासन सिद्धांत के अंतर्गत क्या आते हैं। तो आपने कहा था कि प्रांतों में जो प्रत्यायोजित विषय हैं वो 2 प्रवर्गों में विभाजित होते हैं, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तो ये बात समझ में आ गई कि द्विशासन का अर्थ क्या है? प्रशासन के विषयों को 2 वर्गों में विभाजित करना। तो ये तो यहां पर स्टेटमेंट सही है। कारण में लिख रहा है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया। तो ये भी बात सही है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध कराने के लिए इस द्विशासन
को लाया गया, जिसमें विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न संख्या 25 है, इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ए विकल्प को सही करेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। अब क्या क्या बातें सम्मिलित थी? पहला करा है कि एक संघ का प्रावधान, तो बात सही है कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें संघ का प्रावधान किया गया था, ये बात तो यहां पर सही है। दूसरा करा कि प्रांतों को स्वायत्तता देना, तो ये बात भी सही है, क्योंकि अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं इस बात को कि जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लगाया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैत शासन हटाया गया और उसे स्वायत्तता प्रदान की गई थी, यानी यहां पर दूसरा भी सही है। तीसरा करा कि प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नहीं 1919 के तहत हुई थी, तो ये गलत हो गया। फिर अगला करा कि केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, तो ये भी गलत है। ये गलत क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके तहत केंद्र में द्विशासन लागू किया गया था। क्लियर है? केंद्र में, यानी प्रांतों में स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। यानी यहां आप देखेंगे प्रश्न संख्या 26 का पहला और दूसरा ही यहां पर ये सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का। देखिए, अगर हम लोग यहां पर उन बातों पर चर्चा कर लें कि 1935 में क्या क्या बातें प्रमुख थी, ठीक है, तो आगे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे आपने ये तो देख लिया कि एक संघ का प्रावधान था और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। इसके अतिरिक्त मैंने आपको यह भी बता दिया कि केंद्र में द्वैत शासन की जो स्थापना है वो भी किसके तहत? इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान हो या केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन हो या फेडरल न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। क्लियर है? और याद करिए, जो अभी पीछे चर्चा जब हो रही थी कि 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित होने लगी और उसके बाद हमने आपको बताया था कि 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और उसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, 1935 के अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं तो याद रखिएगा 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा। और जब देश स्वतंत्र हो गया तो जब 1950 में जो FPSC थी उसको UPSC कर दिया गया। क्लियर है? तो ये पूरा एक सिनेरियो था जो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो इसके बारे में आप जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और थोड़ी इसमें एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में आपको यहां पर कथनों की सत्यता की जांच करनी है कि कौन सा कथन सही है, और जो आप कथनों की सत्यता की जांच करेंगे वो किसके आलोक में करेंगे? तो वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आलोक में, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आप कथनों की सत्यता की जांच करेंगे। क्लियर है? तो देखिए पहला कथन क्या कर रहा है, कह रहा है कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। अब देखिए यहां पर गवर्नरी प्रांत लिख दिया तो आपको घबराना नहीं है, वही कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। तो जो प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति है वो किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया ना। और आपने ये भी पढ़ लिया है कि केंद्र में जो द्वैत शासन लागू किया गया वो भी 1935 के शासन अधिनियम के तहत। क्लियर? यानी यहां पर प्रांतों में स्वायत्तता दी गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगले स्टेटमेंट में लिख रहा है कि गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति दी गई तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तो ये बात यहां पर सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। याद रखिएगा, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में जो वीटो की शक्ति है यानी जो निषेधाधिकार है और स्वयं द्वारा विधि बनाने का जो पावर है वो इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दी गई, यानी यहां दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने जितनी चर्चाएं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी उसमें ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो देखिए ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडल जो था इसका और विस्तार हुआ था, इसको समाप्त नहीं हुआ। जैसे इसमें सिख, यूरोपीय और जो भारतीय सिख थे या जो एंग्लो इंडियन थे, भारतीय मुसलमान थे, इन सभी को पृथक प्रतिनिधित्व मिला था। ठीक है, तो इसलिए आप ये तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत कर देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहां पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम प्रावधानों के विपरीत लिखा गया है। क्लियर? यहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति नहीं हुई थी, उसमें तो इस अधिनियम के तहत तो सांप्रदायिक और वर्गीकृत जो मतदाता मंडल थे उसमें और विस्तार हुआ था। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 27 में आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुरूप है, सही है, इसलिए बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कथनों की सत्यता की जांच करिए और फिर किस संदर्भ में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप आपको अपने इस स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है। पहला लिखा है प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध। तो ये बात सही है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करना, प्रांतों में स्वशासन उपलब्ध कराना और केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, ये सभी प्रावधान 1935 के तहत हुए थे। दूसरा कह रहा है कि संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध। तो याद करिए, जब हम लोग इससे पिछला प्रश्न एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें हमने आपसे कहा था कि केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्तता, ये सभी किसके तहत है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो यानी ये भी सही है। अगला करें केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध। तो ये तो अभी मैंने बोल दिया आपसे कि संघात्मक सरकार, यानी ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या जो 28 है, ये यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका डी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सभी बातें याद रखेंगे। और एक प्रश्न और आपने पीछे पढ़ा था कि भारत शासन अधिनियम को क्यों ज्यादा प्रभावशाली या क्यों मुख्य बोला जाता है? क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि इसके ज्यादातर प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया, इसीलिए इसको प्रमुखता दी जाती है। क्लियर है? तो ये सभी बातें जो आपने पढ़ी हैं, जो मैंने अलग से कोरिलेट भी कराई हैं, ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? देखिए, मेरा यह प्रयास रहता है कि इस प्रकार से प्रश्नों को व्याख्या की जाए कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति दूर दराज बैठा है जिसके पास प्रॉपर ग्रुप नहीं है कि वो डिस्कशन किससे करे या वो पूछने किससे जाए, तो उन लोगों को भी मदद मिल पाए। अपना ये प्रयास है, और उन लोगों को भी मदद मिल पाए जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है, उनको थोड़ा और पॉलिश की आवश्यकता है तो उनको थोड़ा सा और एनहेंस किया जाए, कुछ और अतिरिक्त फैक्ट्स दिए जाए जो परीक्षा उपयोगी है उन्हीं को, अतिरिक्त नहीं। तो इस प्रकार से ये प्रयास है कि हर वर्ग के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट दिया जा सके, ताकि जो उन्होंने अपने मन में टारगेट रखा है, जो उनके सपने हैं, उनको साकार करने में अपनी थोड़ी सी एक कड़ी जोड़ी जा सके। इस प्रयास में इस श्रृंखला को चलाया जा रहा है और आप सभी का भरपूर समर्थन भी है। मैं इसके लिए आपको सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद दे रहा हूं और ये ईश्वर से कामना करता हूं कि जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसको सफल करें और आपकी मंजिल आपको मिले, ताकि इस कारवां को और बड़ा किया जा सके। देखिए, इस जगह पर जो ये प्रोसेस में जो लगातार लोग फंसे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे निकाला जा सके, इस तरह का एक प्रयास किया जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सफल होकर निकलें, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी वो भी अपने स्तर पर एक मदद कर पाएं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में हम लोग बात कर रहे थे कि लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। क्लियर? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कहां पूछा गया? एमपीपीसीएस में पूछा गया। इसके अलावा भी कई जगह यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो 1935 के प्रावधान के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे लाया गया। एक बात और याद रखिए, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक ऐसी कार के समान है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये गुलामी का अधिकार है या दासता का आज्ञा पत्र है। ठीक है? तो इसी से आपको रिलेट कर लेंगे कि अगर संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की बात होगी तो सीधे आप 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कोरिलेट करेंगे। क्लियर है? और इसके तहत कई सारे प्रावधान पर अभी चर्चा भी हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो याद रखिएगा, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार किया गया था। कहां किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था। अब यहां पर एक स्वाभाविक प्रश्न यह बन सकता है, आप सभी जानते भी हैं कि जो लखनऊ का 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था? यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था? क्लियर है? अब देखिए, यहां जो दिए गए हैं उसमें से एक ईयर आप देखिए, लिखा हुआ है 1937। देखिए, 1937 का जो था, आप ये पढ़ भी चुके हैं, अभी जल्दी आपने पढ़ा है कि जो 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये किसके तहत हुए थे? ये हुए थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर है? इस पे आपने पढ़ा भी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए 1937 में। तो ये तो आपका बी ऑप्शन तो सीधे सीधे गया। क्लियर है? और यहां पर जो 1926 लिखा है, ये तो सही है कि ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। फिर 1945 लिखा है, याद रखिएगा
1945 में जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, यानी ए और सी यहां पर सही है। क्लियर है, याद रखिएगा। और ये जो 1937 में हुआ था, ये 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव, और किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर है, अगला देखिए। और यहां पे आपसे केंद्रीय विधानसभा के चुनाव के बारे में पूछा जा रहा है। आइए हम लोग विकल्प पे चलते हैं। विकल्प देखिए यहां पर लिखा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको यह तथ्य मालूम था कि 1937 का जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ, तो इसलिए यहां पर बी विकल्प तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप बी विकल्प जिसमें था, आप उसको क्रॉस कर दीजिए, यानी आपको ये स्पष्ट हो गया कि हमारा बी और डी तो उत्तर नहीं होगा। अब रही बात ए और सी की, तो ए में क्या लिखा हुआ था? 1926 लिखा हुआ था, और डी में क्या लिखा हुआ था? 1948। ये लिखा हुआ था ना, 1926 और 1948। तो याद रखेंगे, ये दोनों इलेक्शन जो हुए थे वो किसके तहत हुए थे? ये दोनों 1919 के तहत हुए थे। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प से जाएगा। ए और सी दोनों सही है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी जो अनुदेश प्रपत्र है, इसको 1950 में संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। क्लियर है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या जो आपका 32 है, इसमें बी विकल्प से हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। क्लियर है, अगला देखिए। अगला प्रश्न संख्या 33 और पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखिए यहां पर सबसे पहला क्या लिखा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो भाई देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो ऐतिहासिक था, क्योंकि इसके तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में, और कई सारे प्रावधान है जिस पर डिटेल चर्चा हुई है। वहीं अगर हम 1833 का चार्टर एक्ट की बात करें, तो इसमें आपने देखा था कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, इस बात पर भी चर्चा हुई थी। और इस बात पर भी चर्चा हुई थी आपसे कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसी के तहत कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उसमें एक कानूनी सदस्य के तौर पर चौथे सदस्य को सम्मिलित किया गया। और मैंने आपको यह भी हिंट किया था कि जो सदस्य था ये भारतीय नहीं होना था, ये अंग्रेज सदस्य होना था। इसी के तहत मैकाले को विधि सदस्य के तौर पे, चौथे सदस्य के तौर पे शामिल किया गया था। यानी ये भी आपका भारतीय संविधान के विकास में ये कानून ऐतिहासिक रहा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो ये भी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, तो ये सभी बातें बिल्कुल ऐतिहासिक रही। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यहां का ब्रिटिश शासनकाल में। क्लियर है, इस प्रश्न को तो इतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। चलिए आप लोगों का एक बार सारी चीजें रिकॉल हो गई। पूछ रहा है ब्रिटिश शासनकाल में, तो भाई ब्रिटिश शासनकाल में ये 55 का क्या रोल है? तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है, कई बार प्रश्न बहुत आसान रहते हैं, उसको देखने में लगता है कि ये बहुत हवा है। तो यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है, ये ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में इस कानून का कोई ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, तो ये आपका ये भारतीय संसद ने पारित किया था ना, ये ब्रिटिश शासनकाल के तहत। तो ये यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 33 का। ये बिहार पीसीएस ने पूछा था, 2020 में ही पूछा गया, जल्दी का ही प्रश्न है। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का अंतिम टॉपिक है, और इसी के साथ आपका आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपके दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, एक है भारतीय राज व्यवस्था और दूसरा है इतिहास। आप लोगों के लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं अलग अलग विषयों को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगले क्रम में जो आपको उपलब्ध सामग्री है वो होगी भूगोल की। तो इसलिए हम लोग ज्योग्राफी को अगला स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट जैसे जैसे उपलब्ध होते जाएंगे उनको कंप्लीट कराया जाएगा एक विस्तृत व्याख्या के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो पुस्तक है, जो आत्मकथा है, ये किससे संबंधित है? देखिए यहां से एक प्रश्न आना बिल्कुल तय है। क्लियर है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से कवर करेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो पुस्तक संबंधित है, ये किसकी है? तो याद रखेंगे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा है। क्लियर है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प सही हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की आत्मकथा का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए जो पॉपुलर लेखक होंगे उनकी कुछ और अगर प्रसिद्ध पुस्तकें होंगी तो उसको भी कोरिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे इंडिया विंस फ्रीडम आपने देख लिया, इसके अलावा अल हिलाल, इसको भी आप किससे कोरिलेट करेंगे?
ये अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा एक बार पूछा गया था गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर ये भी किससे संबंधित है? अबुल कलाम आजाद। यानी अबुल कलाम आजाद की 3 आपको पुस्तकें ध्यान रखनी है, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल और गुब्बारे खातिर। क्लियर? इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए जो गीता रहस्य है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखेंगे ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया? गीता रहस्य। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य ग्रंथ लिखा गया। अब देखिए जब इस प्रश्न को थोड़ा सा फंसाना होगा तो कैसे पूछा जाता है। एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो याद रखिएगा मांडले जेल में ही लिखा था गीता रहस्य। ठीक है, तो पूरी बात आप ध्यान रखेंगे कि जो गीता रहस्य ग्रंथ है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने मांडले जेल में लिखा था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बाल गंगाधर तिलक साहब की कुछ और पुस्तक के बारे में बात कर लें तो इसमें कुछ आपने और पत्रिकाएं देखी, जैसे केसरी और मराठा। केसरी और मराठा भी किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा में लिखी गई। तो याद रखिएगा केसरी को मराठी भाषा में और मराठा जो था उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। क्लियर है? तो केसरी, मराठा और गीता रहस्य ये तीनों आपको रिलेट करेंगे बाल गंगाधर तिलक से। दूसरी बात, केसरी को लिखा गया मराठी भाषा में और मराठा को लिखा गया अंग्रेजी भाषा में। क्लियर है? अगला चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो याद रखिएगा ये जो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक है ये सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक रचना याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल। तो अगर आपसे इंडियन स्ट्रगल पूछा जाए तो आप सीधे किससे कोरिलेट करेंगे? सुभाष चंद्र बोस साहब से। तो यहां पर याद रखेंगे स्प्रिंगिंग टाइगर और इंडियन स्ट्रगल ये किससे आप कोरिलेट करेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी से। क्लियर? और स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं वाले जो प्रश्न है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला लिखा है कि भगत सिंह और उसके बाद लिखा है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। याद रखिएगा ये जो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है ये भगत सिंह जी से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर यह प्रश्न उठता है कि अगर द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भगत सिंह जी से संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो पत्रिका है इसका प्रकाशन श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा किया गया था। तो यहां पर द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये आप किससे कोरिलेट करेंगे? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से। और इसका प्रकाशन इन्होंने लंदन में किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में इनका प्रकाशन हुआ। किसका? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्लियर है? अब जरा अगला भी देख लीजिए, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। ये बिल्कुल सही है, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन। अगला लिखा है लाला रामशरण दास द ड्रीम लैंड। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला रामशरण दास द ड्रीम लैंड, ये भी सही सुमेलित है। अगला लिखा है भगवती चरण बोहरा। याद रखिएगा भगवती चरण बोहरा का संबंध द फिलॉसफी ऑफ बम से। द फिलॉसफी ऑफ बम से संबंधित कौन है? भगवती चरण बोहरा। ये भी सही है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो गीतांजलि है इसका जो अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था वो पहली बार प्रकाशित हुआ था नवंबर 1912 में। कब हुआ था? नवंबर 1912 में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प से हो जाएगा, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण सर्वप्रथम नवंबर 1912 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर है? अब देखिए ये जो गीतांजलि है ये मूल रूप से अंग्रेजी संस्करण इसका नहीं है, इसका जो मूल संस्करण है वो बांग्ला है। क्लियर है? और अगर पूछा जाए कि बांग्ला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था तो याद रखिएगा 1910 में, जो कि विकल्प ए में लिखा है। क्लियर है? तो यहां पर 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि गीतांजलि का मूल संस्करण है बांग्ला और यह प्रकाशित कब हुआ था? 1910 में। और जो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था वो पहली बार नवंबर 1912 में हुआ था। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि गीतांजलि के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिला था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। देखिए अगले प्रश्न में उसका आधा भाग पूछ लिया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। फिर अगर ये पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर है ये संबंधित है श्री अरबिंदो से। किससे संबंधित है? श्री अरबिंदो से। तो याद रखिएगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर क्या नाम है?
फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये किससे संबंधित है? अरबिंदो घोष से। क्लियर है? तो याद रखेंगे अरबिंदो घोष से संबंधित है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अरबिंदो घोष की कई और रचनाएं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे क्या क्या पूछा गया है। तो यहां पर श्री अरबिंदो का फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के अलावा वंदे मातरम अरबिंदो घोष, कर्मयोगी अरविंद घोष, युगांतर अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सावित्री अरविंद घोष, ये सभी याद रखेंगे। वंदे मातरम, कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, ये सभी किससे संबंधित हैं? अरविंदो घोष से। क्लियर है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए ऊपर जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे, इनका मैंने आपको गीतांजलि बताया था। एक और इनकी रचना आप याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जो संबंधित है, उसमें आप याद रखेंगे होम एंड द वर्ल्ड। क्या नाम है? होम एंड द वर्ल्ड। तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की दो रचनाएं आपको याद रखनी, एक तो गीतांजलि और दूसरी होम एंड द वर्ल्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आपने अरविंदो की रचनाएं देख ली हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 और पूछा जा रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प से हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी लिखी गई है? तो याद रखिएगा दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प से हो जाएगा। जर्मन भाषा में एक प्रसिद्ध समाजवादी थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्हीं के द्वारा ये दास कैपिटल पुस्तक लिखी गई। ठीक है? तो दास कैपिटल किससे आप कोरिलेट करेंगे? कार्ल मार्क्स। ठीक है? एक बात और याद रखिएगा, एक बार यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। ये जो दास कैपिटल है, इसके कुछ भाग का संपादन जो है ये फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा भी किया गया था। तो याद रखेंगे दास कैपिटल मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स की, लेकिन इसके कुछ भाग का जो संपादन है वो फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा भी किया गया था। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एम एन रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो देखिए एम एन रॉय की जो उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। उस पत्रिका का नाम था द वैंगार्ड। क्या नाम था? द वैंगार्ड। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो वैंगार्ड पत्रिका है ये किससे संबंधित हो जाएगी? एम एन रॉय से। किससे संबंधित हो जाएगी? एम एन रॉय से। अगला देखिए, और आप सभी एम एन रॉय के बारे में एक बात जानते हैं कि जो ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी उसमें ये संस्थापक सदस्य थे एम एन रॉय, और ये किस पत्रिका से संबंधित है? वैंगार्ड। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प से हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी संबंधित है किससे? दुर्गेश नंदिनी से। बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो याद रखिएगा ये बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का उपन्यास है आनंद मठ। इसी आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल माना जाता है। तो याद रखेंगे आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल माना जाता है, और ये उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। और अभी आपने ऊपर कौन सा उपन्यास देखा था बंकिम चंद्र चटर्जी का? दुर्गेश नंदिनी। ठीक है? तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ है। क्लियर है? और उसमें से आनंद मठ जो उपन्यास है ये बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है। क्लियर है? देखिए यहां पर जो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब है, आनंद मठ के अलावा एक और रचना उनकी याद रखिएगा, देवी चौधरानी। क्या नाम है? देवी चौधरानी। तो 3 रचना हमने आपसे डिस्कस की है बंकिम चंद्र चटर्जी की। एक की है दुर्गेश नंदिनी, दूसरा है आनंद मठ, और तीसरा हमने किया देवी चौधरानी। किससे? बंकिम चंद्र चटर्जी से। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है। तो देखिए जो महात्मा गांधी की अपनी आत्मकथा है वो मूल रूप से गुजराती भाषा में। किसमें? गुजराती भाषा में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प से हो जाएगा। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो मूल रूप से किसमें? गुजराती भाषा में। अब ये प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है, और किस भाषा में? गुजराती भाषा में मूल रूप से। क्लियर है? अगर हम यहां पर कुछ और रचनाओं को महात्मा गांधी की कोरिलेट कर लें तो यहां पर आप माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के साथ यंग इंडिया भी याद रखेंगे, हरिजन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। क्लियर है? तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में, उसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सभी किससे संबंधित है? महात्मा गांधी के, और कई बार पूछी गई रचनाएं हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। देखिए अगला प्रश्न पूछ ही दिया, अब यहां भाषा पूछ रहा है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किस भाषा में?
तो याद रखिएगा जो हिंद स्वराज है ये किस भाषा में लिखी गई, तो ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो हिंद स्वराज लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा वो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई। अब देखिए हिंद स्वराज को लेकर एक प्रश्न और बनता है, आपसे ये पूछा जाता है कि लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए जब वापसी की यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी, तो समुद्री जहाज के डेक पर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो याद रखिएगा यही वो पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो कि मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई। तो याद रखेंगे हिंद स्वराज की रचना कब हुई, जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका केप टाउन के लिए जहाज पर बैठकर, समुद्री जहाज पर गांधी जी आ रहे थे, तो उसी समय हिंद स्वराज की रचना की थी। क्लियर है? और मूल रूप से किस भाषा में, गुजराती। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है कौन सी, तो याद रखिएगा यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है वो है भारत दूरदशा। कौन सी है, भारत दूरदशा। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत दूरदशा को आप किससे संबंधित करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा जो सुब्रमण्यम भारती थे ये तमिल भाषा के कवि थे। किस भाषा के, तमिल भाषा के कवि थे सुब्रमण्यम भारती। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का आपका बी विकल्प से हो जाएगा। सुब्रमण्यम भारती जो थे ये तमिल भाषा के कवि थे। यहां पर सुब्रमण्यम भारती साहब के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इनके द्वारा रचित गीतों को ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि ऐसे तमिल भाषा के कौन से कवि थे जिनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था, तो आपका जवाब क्या होगा, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है? तो किस भाषा के कवि थे, तमिल भाषा के कवि थे सुब्रमण्यम भारती। तो यहां प्रश्न संख्या 16 का आपका बी विकल्प आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा भारत भारती के जो लेखक है वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का आपका सी विकल्प से हो जाएगा। याद रखेंगे भारत भारती की जो लेखक है वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और याद रखिएगा राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है मैथिली शरण गुप्त साहब को। क्लियर है? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना है भारत भारती। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से मैथिली शरण गुप्त साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अगर कुछ और रचनाओं को कोरिलेट कर लिया जाए तो जैसे भारत भारती हो गया, इनकी एक प्रसिद्ध रचना यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये सभी किससे संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त। तो मैं फिर से नोट डाउन करा दे रहा हूं, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी और जयद्रथ वध। ठीक है? तो ये सभी रचनाएं आप मैथिली शरण गुप्त साहब की याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा संघर्ष की ओर पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प से हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण साहब, जिनको आप लोक नायक के नाम से जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्हीं की पुस्तक है संघर्ष की ओर। इसको इंग्लिश में कहते हैं टुवर्ड्स स्ट्रगल। ठीक है? संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण साहब की रचना है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि प्रियजन डायरी ये पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा ये जो प्रियजन डायरी पुस्तक है इसकी भी रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण साहब। क्लियर है? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण की दो रचनाएं आपको ध्यान रखना है, संघर्ष की ओर और प्रियजन डायरी। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प से हो जाएगा, ए विकल्प से हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, प्रियजन डायरी और संघर्ष की ओर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि ए पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया, ए पैसेज टू इंडिया। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है E.M. फोस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, E.M. फोस्टर के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 20 का सी विकल्प से हो जाएगा। E.M. फोस्टर के द्वारा ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक को लिखा गया। क्लियर? याद रखेंगे क्या नाम है, ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो याद रखिएगा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसकी है, बिपिन चंद्र की। किसकी है, बिपिन चंद्र की। तो याद रखेंगे बिपिन चंद्र की ये पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। किसकी है, बिपिन चंद्र की पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर? यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, अगर इसको हिंदी में पूछा जाए तो लिखा रहेगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद साहब की पुस्तक है। क्लियर है? ये जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, दंगे हो रहे थे, उसी समय में ये चित्रित ये पुस्तक है। तो ये इंडिया डिवाइडेड जो है ये राजेंद्र प्रसाद साहब की है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 का आप सही जवाब देंगे विकल्प सी, राजेंद्र प्रसाद साहब की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो अब इस पे चर्चा हो चुकी है। आनंद मठ के रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर है? आनंद मठ के रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि इसी आनंद मठ से इसमें किस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित ये पुस्तक है। क्लियर है?
और याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी जो है इसी से, ठीक है। तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित है किससे? तो जो अभ्युदय समाचार पत्र है ये किससे संबंधित है? मदन मोहन मालवीय जी से। किससे? मदन मोहन मालवीय जी से। प्रश्न संख्या 24 का डी विकल्प से हो जाएगा अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित है। किससे है? मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित है। कौन? अभ्युदय समाचार पत्र। अब देखिए अभ्युदय के अलावा आपको कुछ और रचनाएं ध्यान रखनी है किसकी? मदन मोहन मालवीय। जैसे पूछा गया लीडर, लीडर किससे संबंधित है? मदन मोहन मालवीय। इसी तरह हिंदुस्तान, ये भी मदन मोहन मालवीय। तो 3 रचनाएं याद रखें, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान किससे? मदन मोहन मालवीय से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यहां पर देखिए कुछ पत्रिकाओं को मैंने कोरिलेट कराया था। आपको याद है कि गांधी जी की पत्रिकाओं में वहां पर ऑप्शन में उनकी आत्मकथा का जिक्र था, तो वहां पर मैंने कहा था कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आत्मकथा किसकी है? महात्मा गांधी की। फिर वहां मैंने आपको बताया था कि हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी गांधी जी से संबंधित हैं। तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 25 में ए विकल्प सही करेंगे। यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका है ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अगर हम अन्य विकल्प की बात कर ले तो देखिए केसरी पर भी चर्चा हो चुकी है। केसरी मराठी भाषा में लिखी गई किसके द्वारा? तिलक साहब के द्वारा। मराठा अंग्रेजी भाषा में तिलक साहब से। और वहां पर गीता रहस्य के बारे में पूछा गया था, तो मैंने आपसे बताया था कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। देखिए सी विकल्प में कामरेड लिखा हुआ है। याद रखिएगा कामरेड को आप संबंधित करिएगा मोहम्मद अली से। किससे? मोहम्मद अली से। याद रखिएगा कामरेड और हमदर्द ये दोनों रचनाएं आप कोरिलेट करेंगे किससे? मोहम्मद अली से। क्लियर है? याद रखिएगा। डी विकल्प में अल हिलाल लिखा है। अल हिलाल को भी मैंने बता दिया था। जब वहां प्रश्न में पूछा गया था कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो आपने कहा कि अबुल कलाम आजाद की। तो याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल और गुब्बारे खातिर, ये तीनों रचनाएं किससे कोरिलेट हैं? अबुल कलाम आजाद से। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि भारत की खोज क्या है? तो याद रखिएगा जो भारत की खोज है ये क्या है? ये पुस्तक है किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है भारत की खोज। प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा खोजी गई इतिहास की पुस्तक या लिखी गई इतिहास की पुस्तक भारत की खोज है। याद रखिएगा इसी का इंग्लिश वर्जन भी कई बार देवनागरी लिपि में लिखकर पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे लिखा रहेगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भारत की खोज को ही द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तक है। तो यहां पर आप डी विकल्प सही कर लेंगे। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो याद रखिएगा बहु विवाह नामक पुस्तक किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। यहां पर प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प से हो जाएगा बहु विवाह पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक और रचना आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है। वो कौन सी रचना है? सोम प्रकाश। कौन सी रचना है? सोम प्रकाश। तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित बहु विवाह और सोम प्रकाश। देखिए विकल्प ए में राजा राममोहन राय लिखा है। राजा राममोहन राय की एक रचना बहुत पूछी जाती है, वो है संवाद कौमुदी। क्लियर? तो राजा राममोहन राय की एक रचना आप याद रखेंगे संवाद कौमुदी, और इधर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना पर कई बार चर्चा हो चुकी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि चर्चित पुस्तक है लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा लाइफ डिवाइन जो है ये किसकी है? अरविंदो घोष की। किसकी? अरविंदो घोष की। तो यहां पर प्रश्न संख्या 28 का बी विकल्प सही हो जाएगा। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये अरविंदो घोष से संबंधित है। मैंने अरविंदो घोष की कुछ रचनाओं को आपसे कोरिलेट कराया था। एक तो आपने देख लिया द लाइफ डिवाइन, दूसरी आप याद रखेंगे युगांतर, कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, ये सभी रचनाएं किससे संबंधित है? अरविंदो घोष से संबंधित हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि द विंग्स ऑफ फायर ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा द विंग्स ऑफ फायर जो है ये रचना किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। यहां पर प्रश्न संख्या 29 का सी विकल्प से हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है द विंग्स ऑफ फायर। क्लियर? आप सभी जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। क्लियर? और इनकी रचना क्या है? विंग्स ऑफ फायर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? तो याद रखिएगा उस पत्र का नाम था इंडिया। तो यहां प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प से हो जाएगा। आप याद रखेंगे 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? इंडिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि जफरनामा के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने
औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, वो जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो यहां पर प्रश्न संख्या 31 का ए विकल्प से हो जाएगा। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो याद रखिएगा लेडी विद द लैंप के नाम से विख्यात है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहां प्रश्न संख्या 32 का बी विकल्प से हो जाएगा। लेडी विद द लैंप के नाम से विख्यात है कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये किसका समाचार पत्र था? तो याद रखिएगा द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये सर सैयद अहमद खां का समाचार पत्र था। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, सैयद अहमद खां। तो याद रखेंगे द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये किसका समाचार पत्र था? सैयद अहमद खां का। ठीक है, तो यहां 33 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का लिखित गीत था जनगण मन, वो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से। तो यहां पर प्रश्न संख्या 34 का सी विकल्प सही हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की एक रचना आप पढ़ चुके हैं गीतांजलि, और इसी गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसी समय मैंने एक रचना और आपको कोरिलेट कराई थी, वो कौन सी रचना थी? होम एंड द वर्ल्ड। क्या नाम था? होम एंड द वर्ल्ड। तो याद रखेंगे ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि संग्रह है कैसा? तो यहां पूछा जा रहा है किसका संग्रह है गीतांजलि? तो याद रखेंगे ये कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? कविताओं का। तो यहां प्रश्न संख्या 35 का आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो गीतांजलि है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, ये कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 35 का यहां पर सी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा इसी कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं कि प्रश्न आपसे गलत ना हो। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, प्रश्न पूछा जा रहा है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसका लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो बापू माई मदर शीर्षक का संस्मरण है ये संबंधित है मनु बहन गांधी से। किससे? मनु बहन गांधी से। तो यहां पर प्रश्न संख्या 36 का आपका डी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 में आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ लेखक है। यहां पहली पुस्तक लिखा है द स्टोरी ऑफ माई डेपुटेशन। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डेपुटेशन ये किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से। तो यहां पर ए को आप किससे सुमेलित करेंगे? तीसरे से, यानी द स्टोरी ऑफ माई डेपुटेशन लाला लाजपत राय। यहां पर लाला लाजपत राय की एक और रचना आप याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। क्लियर है? दूसरा लिखा गीता रहस्य, या पढ़ चुके हैं। गीता रहस्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। तो यहां पर आप बी को सुमेलित कर देंगे किससे? चौथे के साथ। फिर उसके बाद अगला लिखा है ए नेशन इन मेकिंग। ये जो पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग ये किससे संबंधित है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। तो सी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक रचना बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछी गई है, वो है बंगाली। तो याद रखेंगे ए नेशन इन मेकिंग और बंगाली ये दोनों किससे संबंधित होगी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। डी विकल्प में लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम ये आप पढ़ चुके हैं, किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। तो यहां पर आप डी को सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। ठीक है, उसी में आपने अल हिलाल भी देखा था और गुब्बारे खातिर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अबुल कलाम आजाद की। क्लियर है? तो यहां जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 3 4 1 2 का। 3 4 1 2 के आधार पर यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पहला लिखा है अरबिंदो घोष वंदे मातरम। तो इस पर चर्चा हुई है कि अरबिंदो घोष की वंदे मातरम बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह, देखिए ये गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं, गांधी जी की एक पुस्तक थी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। क्लियर है? तो ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। ठीक है, पुस्तक का नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। इसलिए प्रश्न संख्या 38 का बी विकल्प से हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है और महात्मा गांधी के ही राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला लिखा है न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो ये यहाँ पर सही है, एनी बेसेंट की जो है वो न्यू इंडिया है। एनी बेसेंट की एक और रचना बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा न्यू इंडिया के अलावा कॉमनवेल्थ। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट की रचना बहुत पूछी जाती है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की आपने अनेक रचनाएं देखी जैसे यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। क्लियर है? तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? पहला लिखा है वैलेंटाइन सिरोल लेखक है, उनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। अब देखिए कैसे चीजें कोरिलेट होंगी। आप देख रहे हैं लिखा है वैलेंटाइन की द इंडियन स्ट्रगल। आपको याद है मैंने द इंडियन स्ट्रगल किसकी बताई थी? किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस साहब की पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर ये आपका सही सुमेलित नहीं है।
द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस साहब से। अगर हम वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम है? इंडियन अनरेस्ट। आप देख रहे हैं ये जो वैलेंटाइन सिरोल है ये इंडियन अनरेस्ट से मिल जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस को आप मिला देंगे किससे? द इंडियन स्ट्रगल से। क्लियर है? ठीक है, तो यानी यहां पर सी भी सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? यानी वैलेंटाइन सिरोल की इंडियन अनरेस्ट और सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल। अब देखिए बी विकल्प में लिखा है रफीक जकारिया। रफीक जकारिया के सामने लिखा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। याद रखिएगा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया ही है। ठीक है, तो ये यहां पर बिल्कुल सही सुमेलित है। इसीलिए प्रश्न संख्या 39 का आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। रफीक जकारिया की ही पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। क्लियर है? अब जरा डी विकल्प को देखिए, लिखा बीडी सावरकर के सामने अनहैप्पी इंडिया। याद करिए अभी जब हम लोग पिछला प्रश्न कर रहे थे तो वहां पर एक लाला लाजपत राय की पुस्तक थी। क्या नाम था उसका? द स्टोरी ऑफ माई डेपुटेशन। मैंने कहा था कि ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, उसी के साथ मैंने अनहैप्पी इंडिया को भी कोरिलेट किया था। तो याद रखिएगा ये जो अनहैप्पी इंडिया है ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे पुस्तक है लाला लाजपत राय की। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान। अब जैसे बीडी सावरकर की बात कर लें तो इनकी एक बहुत पुस्तक प्रचलित है, वो है हिंदुत्व। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला लिखा है बीडी सावरकर और उसके सामने लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए ये बिल्कुल सही है। वीडी सावरकर, अभी आपने देखा एक पुस्तक हिंदुत्व, उसके अलावा एक देखिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बिल्कुल सही कोरिलेट है। अगला लिखा है आरसी मजूमदार की द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए इन सभी पुस्तकों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, किसमें? 1857 की क्रांति को जब आपने कवर किया था। क्लियर है? बस इस समय आप देखिए कि आपको याद है कि नहीं। तो यहां पर द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये आरसी मजूमदार से संबंधित है। ये भी यहां पर सही है। अगला लिखा है राधा कमल मुखर्जी और पुस्तक का नाम लिखा है अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 58। देखिए अवध इन रिवोल्ट जो है ये पुस्तक राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। ये किसकी है? ये है रुद्रांशु मुखर्जी की। किसकी है? रुद्रांशु मुखर्जी की। याद रखेंगे रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 58। तो ये यहां पर सही सुमेलित नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 40 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आपको सही लेखक का नाम याद रखना है, अवध इन रिवॉल्ट 1857 से 58। ये किसकी पुस्तक है? रुद्रांशु मुखर्जी की। क्लियर है? अगला जो पुस्तक लिखा है इसको भी देख लीजिए। लिखा है एस.बी. चौधरी और पुस्तक का नाम है सिविल रेविलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। सिविल रेविलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 1859। और ये किससे संबंधित है? एस.बी. चौधरी से। क्लियर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ये सही सुमेलित है। यहां प्रश्न संख्या 40 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये आरओ यारो 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन यहां पर और जितने भी रचनाएं थी ये सभी पॉपुलर और कई बार पूछी गई रचनाएं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला लिखा है लाला लाजपत राय और उसके आगे लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। इस पे भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो ये तो सही सुमेलित नहीं हुआ। ठीक है, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। और अगर हम लोग बात कर लें लाला लाजपत राय की तो इनकी दो रचनाएं अभी आप चर्चा कर चुके हैं, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डेपुटेशन। क्लियर है? अगला देखिए अनहैप्पी दादा भाई नौरोजी, ये तो इस पे चर्चा हो गई, ये नहीं सुमेलित है। रफीक जकारिया की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, आप देख रहे हैं इस पे भी अभी चर्चा हुई है। और सेम प्रश्न अभी पिछला का पिछला था, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसकी है? रफीक जकारिया की। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। क्लियर? अगला लिखा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अब देखिए ये सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे राम मनोहर लोहिया साहब की पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। क्लियर? याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस ये जो पुस्तक है किसकी है? इंडिया फॉर इंडियंस। तो याद रखिएगा ये जो पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस ये है सीआर दास की। किसकी है? सीआर दास की, यानी चित्तरंजन दास की। तो प्रश्न संख्या 42 का यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है वो किसकी है? सीआर दास की, यानी चित्तरंजन दास की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा? तो देखिए इस पुस्तक का नाम तो आप जानते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि इसी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। अब उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, आपको मैंने बताया था, मैं रिकॉल करा रहा हूं कि गांधी जी की एक पुस्तक है हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और यंग इंडिया। तो ये जो हिंद स्वराज है, ये हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। किसने? गांधी जी ने। हुआ यह था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली थी उस पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में लिखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बांझ और वेश्या जैसी है। क्लियर? और याद रखिएगा महात्मा गांधी ने जो हिंद स्वराज की रचना की थी ये मूलतः गुजराती भाषा में की थी 1909 में। क्लियर? तो यहां पर आपका
प्रश्न संख्या 42 का नहीं 43 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, हिंद स्वराज। क्लियर है, प्रश्न संख्या 43 का यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा, हिंद स्वराज। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। तो देखिए ये जो वंदे मातरम का जो गीत है ये किसमें अंकित है, आप जानते हैं आनंद मठ में। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा। वंदे मातरम किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, और बंकिम चंद्र चटर्जी का ही ये है आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम गीत अंकित है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कुछ और रचनाएं पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो आप अभी प्रश्न में पढ़े थे दुर्गेश नंदिनी। क्लियर है, इसके अलावा मैंने आपको कोरिलेट कराया था देवी चौधरानी। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और देखिए दुर्गेश नंदिनी ऑप्शन में भी है। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रबल सहयोग निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो याद रखिए जब एक प्रश्न आया था भारत भारती पूछा गया था और पूछा गया था ये इसके लेखक कौन है, तो आपने कहा था मैथिली शरण गुप्त। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मैथिली शरण गुप्त साहब है ये राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि है और इनकी रचनाओं में एक रचना तो अभी मैंने जिक्र कर दी भारत भारती, और अन्य रचनाएं कौन सी है मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं। इसमें आप यशोधरा नाम याद रखेंगे, पंचवटी याद रखेंगे, साकेत, जयद्रथ बध, ये सभी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, जो कि राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। नाम है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके लेखक कौन है, बिपिन चंद्र। क्या नाम है, बिपिन चंद्र। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 46 का डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ही दूसरे तरह से पूछा गया। अभी आपसे पूछा गया था कि भारत की खोज जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू की कैसी पुस्तक है, तो आपने वहां तो बता दिया था कि जवाहरलाल नेहरू की ये लिखित इतिहास की पुस्तक है भारत की खोज, जिसको मैंने आपसे कहा था कि कई बार इसको देवनागरी लिपि में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख देते हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि किस कारागार में लिखी गई, तो याद रखेंगे किसमें लिखी गई, अहमदनगर फोर्ट जेल में। किसमें, अहमदनगर फोर्ट जेल में। आपको याद होगा जब मैंने आपसे कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें जो कांग्रेस के नेता थे उनको बंद कर दिया गया था, आगा खां पैलेस में गांधी जी को, और मैंने आपसे बताया था कि जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में बंद किया गया था। अगर आपको वो बात मेरी याद है तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का आंसर सही कर ले जाते। भाई आपको इतना तो याद था ना कि हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में बंद किया गया था। क्लियर है, और ये भी क्लियर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो सीधे आप अगर गेस भी करना है तो अहमदनगर फोर्ट गेस करते। क्लियर है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 47 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना हो तो आप न हो तो आज ही चेक कर लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन वाले चैप्टर में जिस भी क्लास में उसको डिस्कस किया गया था उसमें मैंने ये बताया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्लियर है, अब देखिए मोतीलाल नेहरू की भी एक रचना को यहीं कोरिलेट कर लीजिए। मोतीलाल नेहरू की एक रचना बहुत बार पूछी जाती है, उसका नाम है इंडिपेंडेंट। क्या नाम है, इंडिपेंडेंट। तो याद रखिएगा अगर इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा तो आप सीधे मोतीलाल नेहरू जी से कोरिलेट करिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसकी रचना है, तो ये तो कई बार हो चुका है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 ये किसकी है, बीडी सावरकर की। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 48 का यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी। और मैंने आपको यह भी बताया है कि बीडी सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, तो आपका जवाब क्या होगा, बीडी सावरकर। क्लियर, अगला देखिए प्रश्न संख्या 49, पूछा जा रहा है कि दी प्राउडेस्ट डे नामक जो पुस्तक है ये कहानी किससे संबंधित है, द प्राउडेस्ट डे। तो याद रखिएगा ये जो द प्राउडेस्ट डे है ये संबंधित किससे है, ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, ये भारत की स्वतंत्रता संबंधित है, इसलिए प्रश्न संख्या 49 का यहां पर सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये किसके द्वारा लिखित है, द प्राउडेस्ट डे जो है ये भारत की स्वतंत्रता की कहानी से संबंधित है। चलिए मान लिए ये भी तो पूछ सकता है कि किसके द्वारा लिखित है, तो याद रखिएगा ये एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, एंथनी रीड और डेविड फिशर के द्वारा द प्राउडेस्ट डे। याद रखिएगा, अगर नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर के द्वारा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, पूछा हुआ है बिखरे मोती के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा ये जो बिखरे मोती रचना है इसके ये कहानी संग्रह है और ये किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 50 का सी विकल्प सही करेंगे। याद रखिएगा बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है जो किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रश्न संख्या 50 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई।
ये मेरा पूरा प्रयास था कि मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत डिटेल में चर्चा की जाए, और मॉडर्न हिस्ट्री को ही नहीं, जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी को अच्छे से कवर किया गया। उसके बाद आपने देखा हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों को डिटेल में चर्चा हुई। आगे जब हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी कवर करेंगे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और साइंस, ये 4 मेजर ऐसे पार्ट हैं जिसको आपको बिल्कुल मजबूत रखना है, और उसके बाद जब आप उस पर अर्थशास्त्र का छौका लगाएंगे, तब जाकर आपका ये मजा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इत्मीनान से, बिना किसी प्रेशर के पढ़िए। ठीक है, और बस यही आपका काम है कि अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, और उसके बाद फिर जीवन का आनंद लीजिए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।